सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, आज से हम अपना यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट नंबर 5 का ये जो 5वां मॉड्यूल है, इसका जो मेन कंटेंट है वो है हमारा रेम्यूनरेशन एंड अवार्ड। और आज जो अपन लेक्चर नंबर 33 स्टार्ट करेंगे उसका टॉपिक है कॉम्पनसेशन। चलिए इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। तो कंपनसेशन का मतलब है एम्प्लॉयज़ को वो टोटल रेम्यूनरेशन पे करना जो काम वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा है, और एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसने जो कुछ भी काम किया और उस काम के बदले में हमने उसको जो कुछ भी रिवॉर्ड, प्रमोशन, अवार्ड, इंसेंटिव, कमीशन, बोनस, जो कुछ भी उसको हमने दिया वो हम सारा का सारा रेम्यूनरेशन के अंदर ऐड करते हैं। कई कंपनीज ये कहती हैं कंपनसेशन में जो उसका टोटल रेम्यूनरेशन है उसका मतलब है कि एम्प्लॉय ने जो वर्क किया इसके साथ साथ उस एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रखने के लिए कंपनी ने जो पैसा खर्च किया उसके ऊपर वो सारा का सारा क्या है, उसका टोटल रेम्यूनरेशन है। तो कॉम्पनसेशन जो होता है वो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी पे होता है, जो कि एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है, वो भी किसके बदले में, जो वर्क वो परफॉर्म कर रहा है। तो जो कॉम्पनसेशन होता है वो कुछ बातों पर बेस्ड होना चाहिए। एज ए HR मैनेजर आपको भी ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉम्पनसेशन है एम्प्लॉयज़ का ये किन चीज़ों पर बेस्ड होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो भी जॉब को काम करेगा उस लेवल पे उनका क्या कंपनसेशन है अदर इंडस्ट्रीज़ में के थ्रू, यानी मार्केट में मौजूद जो दूसरी कंपनीज़ हैं वो इस जॉब पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को कितना कंपनसेशन देती है, ये आप पता कर सकते हैं। ऐसे ही कॉम्पनसेशन इस बातों पर भी बेस होना चाहिए कि आपका जो एम्प्लॉई है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसने कितने टास्क अचीव किए, कितने गोल से वो अचीव करेगा। ऐसे ही एम्प्लॉय का कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय की स्किल्स पर भी बेस्ड होना चाहिए। अगर उसके अंदर स्किल्स ज़्यादा हैं तो उसका कॉम्पनसेशन और रेम्यूनरेशन ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे ही कई बार एम्प्लॉयर क्या करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो ज़्यादा कंपनसेशन का पैकेज रखते हैं। तो कंपनसेशन इसके लिए भी बेस्ड होना चाहिए कि क्या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहा है, अच्छा रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो उसी प्रकार से कंपनसेशन भी डिज़ाइन किया जाएगा। देन जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है कंपनी की, या कंपनी के पास जो फंड्स अवेलेबल होते हैं, चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो एम्प्लॉयर है वो मार्केट के अनुसार एम्प्लॉय को कितना कंपनसेशन देना चाहता है। देन आता है फैक्टर अफेक्टिंग वेजेस। देखिए वेजेस जो है ये दो बातों पे आप देख लीजिएगा कि वेजेस, अगर ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ के टर्म्स में वेजेस उनको उनके काम के बदले में मिलता है, जो काम वो परफॉर्म कर रहे हैं। और यदि अगर ये वाइट कॉलर जॉब का काम होता है तो उनको वेजेस के तौर पर नहीं, उनको सैलरी मिलती है, पर वो होती है टाइम बाउंड। तो यहाँ हम वेजेस की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वेजेस से में अफेक्ट होते हैं, या वेजेस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला ये आता है कि आपकी जो कंपनी, आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें लेबर्स की डिमांड और सप्लाई का क्या रेशियो है, ये भी आपकी वेजेस को तय करेगा। यदि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो आपकी जो लेबर होगी ना वो महंगी मिलेगी, और लेबर अगर महंगी मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, आपकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है। दूसरा, आपकी इंडस्ट्री में ये भी वेजेस से पता लगता है कि जो अदर कंपनीज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ को कितना वेजेस पे करने को तैयार है। फिर आती है लेबर यूनियन। लेबर यूनियन भी क्या है, एम्प्लॉयज़ के लिए वेजेस का मापदंड, मेजरमेंट को तैयार करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे कि वेजेस क्या है, कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कहा है कि एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस और लिविंग वेजेस, ये 3 का अधिकार है, इतना उनको मिलना चाहिए। तो जो ट्रेड यूनियन है वो भी आपकी एम्प्लॉय की वेजेस को तय करने में रोल प्ले करती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, कई बार वेजेस
इस बात पे डिपेंड करती है कि जो शहर में आपकी इंडस्ट्री है वहाँ पे रहने की जो कॉस्ट आती है वो कितनी है। यदि कोई शहर बहुत महंगा है तो वहाँ पर रहने की कॉस्ट महंगी आएगी, और इस कंडीशन में आपकी जो लेबर होगी या जो आपको एम्प्लॉय मिलेगा ना वो भी महंगा आपसे पैसा चार्ज करेगा। ऐसे ही जॉब रिक्वायरमेंट, आपकी इंडस्ट्री में आपकी कंपनी में कौन से जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन सी स्किल वाला वर्कर चाहिए, ये भी डिपेंड करेगा वेजेस पे। यदि बिल्कुल अनस्किल्ड वर्कर चाहिए तो उसकी वेजेस कम होगी, और यदि स्किलफुल वर्कर चाहिए होगा तो वहाँ पे वेजेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि इसके यहाँ पे जो वेजेस और सैलरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका जो ऑब्जेक्टिव, आपका जो वेजेस और सैलरी का सिस्टम है वो फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब ये है जो एम्प्लॉय जिस पर्सन टास्क को कंप्लीट कर रहा है उसको उस टास्क को कंप्लीट करने के मुताबिक वेजेस या सैलरी उसको हमें देनी चाहिए। ऐसे ही यदि मान लीजिए एक ही जॉब को दो लोग काम को पूरा कर रहे हैं तो उनके भी दोनों की वेजेस और सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अच्छा वेज और अच्छा सैलरी सिस्टम से आप एक कॉम्पिटेंट या एक कैपेबल एम्प्लॉयज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो ताकि वो आपकी कंपनी को ज्वाइन करें। यदि आप अच्छा सिस्टम दे रहे हो, अच्छे एम्प्लॉयज़, नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने से आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, लेबर खुश है, एम्प्लॉय खुश है, तो कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर से कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होते हैं। अगर आप अच्छा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लीगल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करेंगे, और इसके साथ साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी का भी होना बहुत ज़रूरी माना गया है यदि हम एक अच्छे वेज और सिस्टम की बात करते हैं। देन हम बात करेंगे कि एक अच्छे सिस्टम के लिए किन किन चीज़ों का इंश्योर होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला आता है इंटरनल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी का मतलब है आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो अपने आप को बराबर मानते हैं एक दूसरे के, मतलब आपस में उनके यहाँ पोजीशन वाइज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वर्क वाइज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कल्चर वाइज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यदि एम्प्लॉयज़ एक साथ मिलकर टीम वर्क करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी में एक अच्छा वेज और सैलरी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस, यदि आपके यहाँ एक अच्छा सिस्टम है, एक अच्छा वेज सैलरी सिस्टम है, आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ सैलरी की वजह से नहीं छोड़ते, तो आपके यहाँ जो एम्प्लॉय होगा वो एक्सपीरियंस होगा, और यदि एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है तो वो मार्केट की कंडीशन और कॉम्पिटिटर को देखते हुए, जानते हुए आपके प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करेगा। देन बिल्ट इन इंसेंटिव, एक अच्छा वेजेस और सैलरी सिस्टम आपके यहाँ पे इंसेंटिव को बिल्डअप करता है। इंसेंटिव का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा। तो एडिशन के अंदर यदि आपका कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो वो इंसेंटिव देख के भी मोटिवेट हो सकता है। प्रोडक्टिविटी की तो बात हमने पहले ही कर ली है। देन आता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट भी क्या है, यदि एक एम्प्लॉय परफॉर्मर अच्छा है, एक अच्छा काम कर रहा है, तो ईयर के बाद उसको इंक्रीमेंट भी उसको मोटिवेशन का ही काम करता है। इसके साथ साथ अदर एम्प्लॉयज़ को भी क्या करेगा, वो एनकरेज करेगा कि आप भी अगर अच्छे परफॉर्मर होते हो तो आपकी भी सैलरी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब हम बात करते हैं कि क्यों एक कंपनी के अंदर एक अच्छे सिस्टम या कॉम्पेंसेशन सिस्टम की इम्पोर्टेंस होती है। देखिए सबसे पहली चीज़, एक अच्छा कंपनसेशन सिस्टम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देता है। ऐसे ही यदि आप देखें हिस्ट्री, कई सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हुए हैं, उनकी मेन वजह है कॉम्पनसेशन, सैलरी, वेजेस। ऐसे ही एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा कंपनसेशन सिस्टम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को भी रिड्यूस करेगा, आपके एम्प्लॉय को रिटेन करेगा,
आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाएगा, आपकी खुद की कंपनी की इमेज की जो ब्रांड बिल्डिंग है उसको इम्प्रूव करता है। एक अच्छा कंपनसेशन सिस्टम आपके एम्प्लॉयज़ को गोल्स अचीव करने के लिए भी मोटिवेशन देता है। इसके अलावा वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपकी कंपनी में प्रोडक्शन को भी मैनेज करता है। ऐसे ही एक अच्छा कॉम्पनसेशन सिस्टम अगर आपके यहाँ इम्प्लीमेंट है तो एम्प्लॉय आपको अपने आप को आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच मानेगा, चैलेंजेस को वो बियर करना सीखेगा। अच्छे टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ आपके पास आएंगे, रिटेन रहेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे आपकी कंपनी को। तो नॉर्मली दो तरीके के फाइनेंशियल कंपनसेशन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट फाइनेंशियल कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन जिसकी जो कि वर्कर या एम्प्लॉय जो है डायरेक्टली रिसीव करता है, जैसे वेजेस, सैलरी, कमीशन, बोनस। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूँ। तो मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जिसने काम किया और उसको हफ्ते महीने के एंड में आपने उसको पेमेंट कर दी, है ना। तो कई कंपनीज क्या करती हैं, वो आपके अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में क्या करती हैं, सारी सैलरी को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करती हैं। तो जब कोई कंपनी आपको डायरेक्ट आपके काम का पैसा दे रही है तो वो होती है डायरेक्ट फाइनेंशियल कंपनसेशन। फिर आता है नॉन डायरेक्ट। नॉन डायरेक्ट क्या कहता है कि वो सभी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स जो कि डायरेक्ट नहीं है, जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई मकान लेना है तो कंपनी आपको लोन दे रही है, कंपनी आपके लिए पेंशन प्लान ले रही है, तो ये आपके लिए बेनिफिट मॉनेटरी नहीं हो रहे, डायरेक्टली नहीं है, ये आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, ये आपको आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलेंगे। तो इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन की कैटेगरी में इंक्लूड कर रहे हैं। तो यही था बच्चों आपका लेक्चर नंबर 33। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।